नमस्कार दोस्तों। तो जानते ही बातें के न्यू एपिसोड के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। आज मेरे साथ हैं आकांक्षा। आकांक्षा ने मिरांडा कॉलेज से हिंदी ऑनर्स किया है। उसके बाद इन्होंने फैकल्टी ऑफ लॉ ड्यू से एलएलबी किया है। सो वेलकम आकांक्षा, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ कार्तिक। थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट इंट्रोडक्शन। एंड तो ठीक है, फिर आगे हम शुरू करेंगे इस कुछ अनकही बातों में हमारा डिस्कशन। जी, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका मिरांडा कॉलेज का अनुभव कैसा रहा? मिरांडा को लेकर आपकी क्या राय है? कैसा कॉलेज है? और जैसे आप हॉस्टलर रहे हैं, तो हॉस्टल का अनुभव कैसा था? तो वो समय था 2015 का, जब हम लोगों ने इसमें मिरांडा हाउस कॉलेज में हिंदी ऑनर्स के लिए एडमिशन लिया और हॉस्टल में एडमिशन लिया। मिरांडा हाउस कॉलेज है, वो तो सबको पता है, एनआईआरएफ रैंकिंग में फर्स्ट रैंक पे आया है। पिछले 2-3 सालों से फर्स्ट रैंक में आ रहा है, पर जब हम लोगों ने एडमिशन लिया था तब वो फर्स्ट रैंक में नहीं था, तब वो थर्ड रैंक पे था। देन एडमिशन लिया, कॉलेज में गए। वहाँ की अगर कॉलेज की बात की जाए, पहले कॉलेज के बारे में बात करते हैं, देन हॉस्टल के बारे में। कॉलेज के बारे में ये है कि वहाँ की क्लासेस और टीचर्स, द फर्स्ट थिंग अगर मेरे दिमाग में मिरांडा हाउस कॉलेज के नाम पर आती है तो वो ये आती है, वहाँ के टीचर्स और वहाँ की क्लासेस। वहाँ के टीचर्स बहुत पंक्चुअल हैं, डेडिकेटेड हैं। मतलब हम लोग के दिमाग में ऐसा होता था ना, क्योंकि हम लोग एमपी मध्य प्रदेश की छोटी सी सिटी सतना से गए हुए थे, तो यहाँ जो कॉलेजेस हैं वो, वहाँ कॉलेज का मतलब स्कूल तक ही होता है सीरियसनेस पढ़ाई में, और फिर लोग बोलते हैं कि कॉलेज में तो टीचर्स इतने सीरियस नहीं होते हैं। पर वहाँ जाके हम लोगों का जो बिलीफ था, जो यहाँ बनाया था, यहाँ के सराउंडिंग से बना था कि कॉलेज में इतनी सीरियसनेस से पढ़ाई नहीं होती है, वो बिलीफ वहाँ टूटा। क्योंकि वहाँ के टीचर्स, सीनियर टीचर हो या फिर जूनियर टीचर हो, सब पंक्चुअल थे। इवन ट्यूटोरियल जो होते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में हम लोग को पता चला कि ट्यूटोरियल नहीं लेते हैं टीचर्स, पर वहाँ के टीचर्स ट्यूटोरियल भी लेते थे हेरिटेज हॉल में। और उस ट्यूटोरियल में हमारा प्रेजेंटेशन करवाते थे और आंसर राइटिंग करवाते थे, और राइटिंग के लिए अलग अलग चीज़ें देते थे, बुक्स पढ़ने के लिए देते थे। तो इससे स्किल डेवलप होती थी। मतलब उस वक्त क्या होता था कि हम लोग गए थे यूजी कॉलेज में, तो इतना नहीं समझ में आता था कि खुद से क्या करो क्या ना करो, तो टीचर्स बहुत गाइड करते थे वहाँ हर चीज के। अगर असाइनमेंट देते थे तो उसके लिए भी गाइड करते थे कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये बुक पढ़नी है, इससे ये होगा, उससे वो होगा। अगर आप कुछ भी पूछो, कोई भी डाउट है, सब क्लियर करते थे। तो टीचर्स का जो डेडिकेशन था वो फर्स्ट थिंग जिसके बारे में बात करूंगी। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की ब्यूटी और वहाँ का नेचर, ट्रीज और गार्डन, ये सब कुछ बहुत मेंटेन था। तो एक पीसफुल इन्वायरमेंट था अंदर। और उसके उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर में भी, एक्स्ट्रा करिकुलर में था, स्पोर्ट्स थे, और सोसाइटीज थी जिसमें एनएसएस और एनसीसी, जिसमें फर्स्ट ईयर में तो बच्चों को, उसमें हम लोग को तो ऐसा था कि लेना ही है, तो एनएसएस कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने एनसीसी किया। और क्लासेस का था कि प्रॉपर शेड्यूल में होती थी वो। पर हाँ, उसमें मिरांडा, मतलब अगर कोई पूछे कि मिरांडा हाउस में किस वजह से वो फर्स्ट रैंक पे आ रहा था, जो जो मेरा अनुभव है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन था साइंस लैब्स। मतलब जो साइंस वाला पार्ट है उसका, लैब का, वहाँ सारे इक्विपमेंट्स थे। मतलब जितना साइंस वाले बच्चों से बात करके पता चला हम लोगों को कि ऐसा क्या स्पेशल है, तो वहाँ दूसरे कॉलेजेस के लैब में जो इक्विपमेंट्स नहीं मिलते थे वो वहाँ सब कुछ होता था। तो और जब एनआईआरएफ की टीम भी आती थी तो वो ज़्यादातर टाइम वहाँ साइंस वाली फैकल्टी में ही, जो साइंस वाला ब्लॉक था अलग था और ह्यूमैनिटीज़ का ब्लॉक अलग था, तो वहाँ ही उसका ज़्यादा टाइम जाता था। और तो कॉलेज के बारे में इतना ही था। और एडमिशन के बाद, उसी समय जब एडमिशन हुआ, उसके जस्ट मतलब एडमिशन हम लोगों ने लिया कॉलेज में और फीस सबमिशन हुआ, उसके जस्ट बाद हॉस्टल वहीं से अटैच है। तो बस हम लोग हॉस्टल में गए और वहाँ पर हॉस्टल ऑफिस था, फॉर्म भरा और फी रिसिप्ट लगाई। और उसके बाद फिर मतलब प्रोसेस पूरी होने के बाद आ गए। फिर 2 दिन बाद फिर मेरिट लिस्ट आई थी। और प्रोसीजर ये था वहाँ हॉस्टल एंट्री का, मिरांडा हाउस में, उस यूजी लेवल पे, कि फर्स्ट 4 मतलब मेरिट के अकॉर्डिंग
जितने लोगों ने भरा है फॉर्म उसमें फर्स्ट 4 जो होंगे, टॉप 4 बच्चे हर कोर्स से वो ले लेते थे। जैसे हिंदी ऑनर्स में 4, हिस्ट्री ऑनर्स में 4, फिलोसफी ऑनर्स में 4, बीए प्रोग्राम में 4, इस तरह 4 सब में सीट्स थी। एकदम फेयर था, कोई वो नहीं थी। फेयर मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पीजी लेवल पे इतना फेयर नहीं होता है, मतलब वहाँ सीट्स दिखाते कुछ और हैं और एंड होती कुछ और है, पर इस लेवल पे एकदम फेयर था। 4 सीट हर कोर्स को, और हर मतलब अगर आप देखने निकलो भी यहाँ 4 हैं तो हाँ, हर कोर्स के 4 बच्चे होते भी थे। तो इस तरह से एडमिशन हो जाता था। फिर एडमिशन होने के बाद मतलब एडमिशन वही लगभग मई जून में लगभग शायद हो गया था। उसके बाद फिर हम लोग को बुलाया गया था, जिन लोगों का एडमिशन हो गया था, फिर हम लोगों ने फीस सबमिट कर दी थी। और उस टाइम पे 2015 से 18 के बीच में जो फी था, हॉस्टल का फी था, वो 25 रफली 24,000 कुछ करके, यानी कि वही 25,000 पर सेमेस्टर था उस समय पर। जो अब शायद जो थोड़ा सा बढ़। जो आपने हाँ फीस बताई, इट इंक्लूड्स योर फूड आल्सो, या हाँ, सिर्फ ये रहने का? नहीं टोटल, टोटल। तो मीन्स ईयरली अराउंड 50-60 थाउजेंड में पूरा रहना था ना आप? हाँ, और 7, और हम लोग के टाइम पे ड्यू वाला जो हम लोग के एडमिशन की फीस थी वो 7 to 8 थाउजेंड थी। देन फिर थर्ड ईयर में वो बढ़ के शायद 13,000 हो गई थी, और अब और ज्यादा हो गई है, पर उस समय इतनी थी। तो तो मिरांडा आपका हाउस। तो कैसा अनुभव रहा आपका? क्या आपको क्या लगता है कि आप मिरांडा में रहे तो अच्छा, आपने अच्छा किया जाते, या एंड कोई रिग्रेट वगैरह भी है कि मिरांडा में क्यों रहे? नहीं नहीं, क्यों रहे तो नहीं है, जो भी है तो अच्छा ही है, क्योंकि बहुत अलग से एक्सपीरियंस था हॉस्टल में। और मैं मतलब मुझे हॉस्टल से निकलने के बाद ऐसा लगा कि हर इंसान को अपनी लाइफ में एक बार हॉस्टल में ज़रूर रहना चाहिए। बहुत अलग अनुभव मिलते हैं। पहली बात तो वहाँ का उसमें मिरांडा हाउस हॉस्टल में जो था, सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे वहाँ की लगी, जो एक्टिविटीज़ में थी, कि जब हम लोग फर्स्ट ईयर में वहाँ गए थे, तो फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए एक उन्होंने बना रखा था कि उन्हें टक शॉप लगानी है। टक शॉप इन द सेंस कि जैसे रात में जो खाने का टाइम होता था वो 7:30 to 8:30 होता था। 7 to 8 होता था, 7:30 तो वहाँ 7 to 8 होता था। फिर 8 o'clock के बाद बच्चे रात में जगते थे पढ़ाई के लिए, या फिर किसी भी रीजन से। फर्स्ट ईयर में कोई नहीं सोता जल्दी, सब रात में जगते हैं तो सब जगते थे रात में, ऑलमोस्ट जगते थे। और उसके बाद सुबह देर तक सोते थे। और हॉस्टल हॉस्टल वाले बच्चों का रिकॉर्ड था कि अगर 8 से क्लास शुरू होनी है तो 8:15 पे वो पहुंचते थे, हॉस्टल का वो मेस वाला मग लेकर, और बस कॉलेज वहीं पहुंचते थे। दूर से लोग पहचान जाते ये हॉस्टल से आए हुए हैं। तो देर रात तक बच्चे जगते थे। उनके लिए स्नैक्स वगैरह, अब जैसे हॉस्टल में 7:30 के बाद बाहर जाने की एंट्री नहीं थी यूजी वालों को, 7:30 लास्ट था। उसके आकर आप साइन कर दो रजिस्टर में ऑफिस में, उसके बाद आप बाहर नहीं जा सकते, बशर्ते कि आप लेट नाइट, एक कॉन्सेप्ट होता है कि लेट नाइट वाला ले लो तो 10 बजे तक आप बाहर रह सकते हो, पर 10 के पहले पहले आपको अंदर आना है वो हॉस्टल के। लेट नाइट भी तभी तबार होता है ना, महीने में 2 या 3 बार, ऐसा कुछ लेट हाँ, नाइट? उसमें भी वो रिस्ट्रिक्शन थे कि आप हमेशा वो, वैसे रिस्ट्रिक्शन था नहीं, रिटर्न के अकॉर्डिंग रिस्ट्रिक्शन था नहीं, आप ले सकते हो लेट नाइट, 6 लेट नाइट ले सकते हो एक महीने में, 6 लेट नाइट ले सकते हो एक महीने में। पर जो वार्डन थी हम लोगों की, वो प्रॉब्लम करती थी, मतलब क्वेश्चंस करती थी बच्चों से। तो इस वजह से लोग इरिटेट होते थे कि जब हमारा राइट है 6 लीव्स का तो तुम क्वेश्चन क्यों कर रही हो। पर फिर धीरे धीरे फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया है। फिर बच्चों को भी वो जान गई कि ये लोग नहीं मानेंगे, ये लोग 6 ही लेंगे, तो फिर वो भी उन्होंने भी करना बंद कर दिया। पर 6 लीव्स का राइट है, मतलब वो लिखा होता है उसमें ब्रोशर में कि आप 6 ले सकते हो लेट नाइट लीव 10 बजे तक के लिए। तो टक शॉप वाला मैं बता रही थी कि उसमें टक शॉप में आप जैसे कुरकुरे, लेज और ये सारी माजा वगैरह, मतलब जो भी स्नैक्स होता है नॉर्मल, वो आप रखो, और रात के 1 या 2 बजे तक जिसे भी चाहिए वो आकर आपके रूम से लेगा और आपको पे करेगा। ये ये टक शॉप वाला उन्होंने कॉन्सेप्ट बना के रखा था। जो भी फर्स्ट ईयर में आता था, सारा फर्स्ट ईयर ऐसा करता था, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर नहीं करता था, फर्स्ट ईयर वाले करते थे। और उन फर्स्ट ईयर वाले जैसे टोटल मिरांडा हाउस में 300 गर्ल्स थी, टोटल 300 थी।
तो वही समझ लो लगभग 100 से 110 के आसपास थी फर्स्ट ईयर, जो फर्स्ट ईयर होते थे। तो उसमें फिर उनको उनको डिवाइड कर देते थे 50-50 में। 50 वाले जो होते थे वो टक शॉप वाला उनका होता था डिपार्टमेंट, और जो बाकी के 50 होते थे उनका मेडिकल वाला डिपार्टमेंट होता था। मतलब वो मेडिकल वाली चीजें रखते थे, जैसे रात में किसी को इमरजेंसी हो गई, क्योंकि वैसे तो वो WS था बगल में ही है, लेकिन नॉर्मल जैसे किसी को है फीवर है या कुछ भी है, किसी के पास नहीं है मेडिसिन, तो वो बाकी के 50 लोग मेडिसिन रखते थे अपने पास, डिटॉल वगैरह ये सारी चीजें वो रखते थे। और 50 जो थे वो टक शॉप लगाते थे, खाने पीने का सामान। और उसमें ये था कि शुरुआत में दो मतलब एक टीम 2 लड़कियों की बनाते थे वो लोग, वो जो सीनियर्स होते थे वो ये सब करते थे, कल्चरल सेक्रेटरी वगैरह वो सब लोग ये डील करते थे। तो 2 लड़कियों की एक टीम बनती थी, और उस टीम को स्टार्टिंग में वो लोग 2,000 के लगभग पैसे देते थे, खुद से हॉस्टल ही देती थी उन्हें पैसे, मतलब हम लोग को इन्वेस्ट नहीं करना होता था, हॉस्टल देती थी। फिर उस 2,000 से हम लोग बाजार जाकर सामान लेकर आते थे। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना सारा सामान उतने पैसे में ला सकते हो, और उसको किस तरह से सेल कर सकते हो कि तुमको कितना प्रॉफिट हो। प्रॉफिट जो होगा वो तुम्हारा होगा, लेकिन 2,000 तुमने उनसे लिए हैं तो 2,000 तुम्हें उनको वापस करना होगा 1 महीने बाद। 1 महीने का टर्न होता था या शायद 15 दिन का टर्न होता था, ऐसे मतलब वो डिपेंड करता था, वो अपने हिसाब से बनाते थे। पर उस एक पूरे पीरियड के बाद तुम्हें उन्हें 2,000 वापस करना होता था, जितना लिया है उतना वापस करना होता था, और जो तुमने प्रॉफिट कमाया वो तुम्हारा। तो बहुत इंटरेस्टिंग होता था। फर्स्ट ईयर तो पूरा इजी में चल जाता था कि हम क्या करें, कहाँ से लाएं। होलसेल से हम लोग लेने जाते थे, वहां से सामान लेते थे, ताकि हम लोग को बल्क में खरीदते थे, ताकि हम लोग कम में खरीदे और ज्यादा में बेचे, और फिर हम लोग को प्रॉफिट हो। तो हम लोग को फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट हुआ था 2,000 रुपए का। ये पढ़ाई के नाम पर कुछ और ही नहीं हो रहा था? नहीं नहीं, कुछ और नहीं था ये वो हम लोग के अंदर हैबिट डेवलप कर रहे थे वो, कि ये लोग बाहर जाए। क्योंकि वैसे देखो क्या होता है कि बहुत कम लोग होते हैं ना, कि घूमने फिरने में बहुत ज्यादा हम लोग क्या थे, थोड़ा सा नहीं होता है पढ़ाई करना और वहां रहना। तो हम लोग को दिया गया है कि तुम लोग जाओ, बाहर जाओ, देखो मलकागंज जाओ, यहाँ जाओ, वहां जाओ, ढूंढो क्या कैसे दिमाग चलाओ। क्योंकि फर्स्ट ईयर में हम लोग बहुत कम ही पढ़ते हैं बहुत कम ही पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में। तो ये सारे काम एक्स्ट्रा करिकुलर, जो जैसे कॉलेज में लोग एक्स्ट्रा करिकुलर करते हैं, तो वो हॉस्टल में एक्स्ट्रा करिकुलर करवा रहे थे वो हम लोगों से, कि तुम लोग ये करो, प्रॉफिट कमाओ, ऐसा था। फिर और बाकी बात हॉस्टल, और ये हॉस्टल का क्या था कि फैसिलिटीज में लॉन्ड्री थी, और रूम्स तो बहुत ही सही थे। फर्नीचर वहाँ का मतलब एक, जब हम लोग गए स्टार्टिंग में तो हम लोग लगा किसी होटल में आ गए, अंदर बहुत लग्जरी वाला फील हुआ। और सब कुछ सही था, सारी फैसिलिटीज सही थी, ग्रीनरी और वहाँ के लॉन्स तो बेस्ट थे। और बस बस एक ही था, खाना थोड़ा सा गड़बड़ था वहाँ का। मैं तो जब फर्स्ट टाइम मिरांडा कॉलेज में गया तो वहां था डस्टबिन देख के मुझे लग ही नहीं रहा था ये डस्टबिन है। एक पेन हाँ, ड्राइव डस्टबिन थी। के बारे में मुझे बताना था। बहुत मतलब वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा मुझे, कागज का बना दिया था उन्होंने। हाँ। वो कागज मतलब मतलब दूर से ऐसा लगता था सीमेंट के हैं वो, पर या थे वो एक्चुअली में कागज के। और वो भी है ना, पेपर रिसाइकलिंग सेंटर भी तो है कैंपस के अंदर ही। मिरांडा में। मिरांडा हाउस के अंदर पेपर रिसाइकलिंग सेंटर है। वो जितने पेपर होते हैं वो सारे वहीं रिसाइकल हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। हम्म। तो मतलब मिरांडा का तो इतना नाम है, तो फिर आप बाद में मिरांडा से हिंदी ऑनर्स किया, उसके बाद आप वहीं से पास में फैकल्टी ऑफ लॉ चले गए। फैकल्टी ऑफ लॉ जाने का क्यों सोचा? मिरांडा, ये तो वो मिरांडा वाली फील बनी रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं था। मैं मिरांडा हाउस में इसलिए आई थी ताकि मैं फैकल्टी ऑफ लॉ जा सकूं अच्छा। क्योंकि मुझे पहले से ही लॉ करना था। मतलब स्कूल टाइम से ही मेरा फिक्स था कि मुझे लॉ करना है। मैंने क्लैट भी दिया था 12th के बाद, पर मेरा हुआ नहीं था क्लैट में, या जो आई हैव, यूजी वाला क्लैट हुआ ओके, आई हैव आल्सो गिवन द सेम। था हाँ। तो तो फैकल्टी ऑफ लॉ कैसा लगा आपको? फैकल्टी ऑफ लॉ अच्छा लगा। बस फैकल्टी ऑफ लॉ में वो लॉन्स और वो सब कुछ मिसिंग था जो मिरांडा हाउस में था, और हम लोग की आदत बन चुकी थी, इस वजह से थोड़ा सा वो मिसिंग था, बाकी ठीक था। मतलब हम लोग फैकल्टी ऑफ लॉ
आए थे ये सोच के कि हम लोग को लॉ पढ़ना है और बाकी वहाँ लॉन्स और वो एंजॉयमेंट वाला कुछ दिखा नहीं। तो आप तो लॉ पढ़ने रहे थे ना, तो फैकल्टी ऑफ लॉ में पढ़ाई तो मिली नहीं मिली? पढ़ाई तो मिल गई, बेस्ट क्लासेस। तो विल यू रिकमेंड पीपल टू गो फॉर लॉ फैकल्टी और नॉट? आई विल रिकमेंड, तो अगर थोड़ा जाना। एक्सप्लेन करिए। अब वो डिपेंड करता है, जैसे मतलब आपका क्वेश्चन है कि हिंदी ऑनर्स वालों का या जनरली सबके लिए? इन जनरल, इन जनरल। हाँ, इन जनरल तो अब वो डिपेंड करता है, अगर उनका इंटरेस्ट है, अगर उन्हें लॉ करना है तो लॉ फैकल्टी इज द बेस्ट, जाना चाहिए। वहाँ के टीचर्स और वहाँ की क्लासेस बेस्ट हैं। अगर आप वो ले लेते हो तो मतलब ऐसा होगा कि अगर वो सीरियसली आप ले रहे हो तो ऐसा है कि आपके सारे जितने बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे ना वो क्लियर हो जाएंगे। और क्लासेस भी उसमें भी वही कि सीनियर से बात करो, टीचर से बात करो, ये पता करो कि कौन से टीचर्स सही थे। थोड़ा 1-2 हफ्ते की रिसर्च के बाद फिर बेस्ट टीचर की क्लासेस लेना शुरू करो, तो आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे क्लियर होंगे। और फिर जब आप आगे पढ़ोगे उसको तो कहीं और कुछ समझने की जरूरत नहीं होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप अपना उसमें बेस्ड आपका बना हुआ है, आप उस नॉलेज अपना एक्सपेंड करते जाओ, बस इतना काम बचेगा आपका 3 ईयर की लॉ स्कूल के बाद। इसलिए लॉ फैकल्टी जाना चाहिए जैसे लॉ करना है। तो अब वो अगर आपको लॉ ही करना था, तो आपने ग्रेजुएशन में कुछ पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स या कोई सोशल स्टडीज ऐसा कोई सब्जेक्ट क्यों नहीं लिया जो ह्यूमैनिटीज का मेन हो, मतलब इंस्टेड ऑफ अ लैंग्वेज कोर्स? हाँ, मुझे लॉ करना था और मुझे पॉलिटिकल साइंस से ही बीए करना था, वही सोच के मैं दिल्ली आई थी क्योंकि पॉलिटिकल साइंस थोड़ा सा बेस बना देता है, क्योंकि आगे लॉ थोड़ा सा रिलेटेड होता है ना। तो मुझे लगा था कि मैं पॉलिटिकल साइंस में ही बीए करूंगी। पर मुझे जो कॉलेज मिल रहा था वो दयाल सिंह कॉलेज मिल रहा था पॉलिटिकल साइंस में। और दयाल सिंह कॉलेज हम लोग गए, वहाँ देखा तो, और सबसे बड़ी चीज वहाँ हॉस्टल नहीं मिल रहा था, हॉस्टल नहीं था वहाँ। और पॉलिटिकल, फिर वहाँ हम लोगों ने कुछ लोगों से बात की तो उन लोगों ने बोला और सोच लो थोड़ा। फिर हम लोगों ने उसके लिए, फिर मैंने सोचा कि अगर लॉ करना है तो पॉलिटिकल साइंस में ही बेस मतलब थोड़ा 3 साल बेस बन जाएगा, फिर लॉ करने जाएंगे। पर फिर ये हुआ कि उसमें सबसे बड़ा इशू तो वही था कि वो वहाँ हॉस्टल नहीं मिल रहा था दयाल सिंह कॉलेज में, और दयाल सिंह कॉलेज अच्छा नहीं लगा मुझे अच्छा इन द सेंस, जब मुझे वहाँ पता चला, वहाँ वहाँ मैंने बात की बच्चों से, जितने सीनियर वीनियर वहाँ खड़े रहते हैं, तो वो बोल रहे थे कि हाँ ठीक ठीक है, इतनी सीरियसनेस नहीं होती है यहाँ। मतलब जैसे यहाँ मिरांडा में था, टीचर्स का मैंने बताया डेडिकेशन, वो चीज मतलब उनका ऐसा था कि उन लोगों ने बोला कि ठीक है आप कॉलेज कर लोगे, ग्रेजुएशन कर लोगे, ग्रेजुएशन आपका हो जाएगा। फिर मैंने सोचा कि जब मैं पॉलिटिकल साइंस करना तो है, लेकिन साथ में नॉलेज लेना है और बेस बनाना है। और मेरा था हिंदी, मेरा बैकग्राउंड हिंदी था, मतलब मेरा फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक मेरा हिंदी मीडियम था, एमपी बोर्ड था, स्टेट बोर्ड। तो मुझे टीचर्स की सख्त जरूरत थी। मतलब मुझे ऐसा था कि क्योंकि शुरुआत में बच्चे का बेस बनाने के लिए जैसे हम लोग स्कूल भेजते हैं ना, टीचर्स की जरूरत होती है। फिर एक बार बेस बन जाता है फिर आप बुक्स लेके पढ़ लो। पर मेरा इंग्लिश में कोई बेस नहीं था, और मुझे जो भी सब्जेक्ट करना था वो इंग्लिश से ही करना था। मतलब मैंने सोच लिया था कि हिंदी कर लिया, हिंदी में है, अब इंग्लिश, तो मुझे पॉलिटिकल साइंस जो करनी थी वो इंग्लिश से करनी थी, हिंदी से नहीं करनी थी। तो उसके लिए मुझे चाहिए था कि अच्छे टीचर होने चाहिए, अच्छा गाइडेंस होना चाहिए, जो वहाँ दयाल सिंह कॉलेज में मुझे नहीं दिख रहा था दूर दूर तक। मुझे उसके लिए अच्छे टीचर्स चाहिए थे। तो फिर मुझे सजेस्ट, फिर मेरे ब्रदर भी थे मेरे साथ और थे, तो फिर मतलब वो उस समय वहाँ वो दिल्ली वो इंजीनियरिंग कर रहे थे गाजियाबाद से, तो उन्होंने काफ़ी रिसर्च की थी वहाँ। फिर उन्होंने बोला कि अगर ऐसा है तो तुम्हें अच्छा कॉलेज ही ऑप्ट करना चाहिए, अगर तुम्हें अपना बेस बनाना है, ताकि इन्वायरमेंट अच्छा मिले, कॉलेज अच्छा हो। तो फिर हम लोगों ने एलएसआर और मिरांडा हाउस के लिए अप्लाई किया, तो वहाँ पॉलिटिकल साइंस तो मिल नहीं रहा था, वहाँ हिंदी ऑनर्स मिल रहा था। एलएसआर में भी हिंदी ऑनर्स मिल रहा था, लेकिन एलएसआर में हॉस्टल नहीं मिल रहा था। और मिरांडा हाउस में हॉस्टल भी मिल रहा था, क्योंकि मिरांडा हाउस में जो कट ऑफ थी वो शायद हिंदी की 86 या 87 थी, और हम लोगों के 12th में परसेंटेज 92 थे। तो इस हिसाब से जो फर्स्ट थी, मतलब जितने लोगों ने अप्लाई किया था वहाँ मिरांडा हाउस में हिंदी ऑनर्स के लिए, उसमें मेरा फर्स्ट था। तो हॉस्टल मिलने के तो
99% चांसेस थे। तो एक वो चीज़, फिर मैंने सोचा हिंदी ऑनर्स करके मुझे क्या मिलेगा लॉ में, मतलब हिंदी ऑनर्स ही क्यों करूँ मैं। फिर मेरे ब्रदर ने फिर सजेस्ट किया कि हिंदी में क्योंकि मेरा हिंदी मीडियम था 12th तक, तो हिंदी में कॉन्फिडेंट थे हम लोग, और जो भी सिलेबस था, सिलेबस देखा, जो भी सिलेबस था वो उसका आइडिया था हम लोग को ग्रेजुएशन में क्या होने वाला है। तो मैंने ये सोचा कि मुझे, अगर मैं हिंदी ऑनर्स करूँगी मिरांडा हाउस से, तो मुझे इस सब्जेक्ट के लिए, मतलब इस कोर्स में कम टाइम देना पड़ेगा अपना, मेरा टाइम कम लगेगा यहाँ पर, क्योंकि मेरा बेस ऑलरेडी तैयार है, मुझे बस थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा और उसमें अच्छा स्कोर हो सकता है। तो जो बाकी का समय होगा, वो बाकी का समय मैं अपनी लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश बिल्डअप में, और प्लस क्योंकि हम लोग का एमपी बोर्ड था, तो एमपी बोर्ड में एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ाते हैं। और जब मैं क्लैट का एग्जाम देने गई तो वहाँ मेरा जीके बिल्कुल जीरो था, मतलब मुझे वहाँ पता चल गया कि मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ, कुछ नहीं आता था वहाँ तो कुछ भी नहीं आता था। तो मुझे जीके पर भी काफ़ी फोकस करना था, और जो हम लोग के ये सब्जेक्ट्स होते हैं, तो मैं सोच रही थी कि लॉ में जाने के पहले थोड़ा सा बेस बन जाए इन सब सब्जेक्ट्स का, पॉलिटिकल साइंस, थोड़ा हिस्ट्री, थोड़ा ज्योग्राफी, थोड़ा पता चले, क्योंकि कुछ भी नहीं पता था हम लोग को, जो हम लोग वहाँ गए थे तो कुछ भी नहीं पता था, जिसे कहते हैं जीरो नॉलेज इन सब चीज़ों की। तो मैंने सोचा वो जो मेरा बाकी का समय होगा, क्योंकि हिंदी ऑनर्स में मुझे कम देना पड़ेगा, तो मैं बाकी का समय इन सब चीज़ों में दूंगी और खुद से पढ़ूंगी ये सारी चीज़ें। तो ये रीज़न था मेरा हिंदी ऑनर्स करने का, और वही हुआ। हिंदी ऑनर्स में मुझे हिंदी वाले जो सब्जेक्ट्स थे उसमें मैं क्लासेस सारी लेती थी, सारी क्लासेस लेती थी। तो इस हिसाब से क्लासेस में पढ़ती थी, फिर एग्जाम टाइम पे पढ़ती थी, बुक्स वुक्स थोड़ा पढ़ लेती थी, और काफ़ी अच्छा तैयार हो जाता था मेरा सब्जेक्ट। मुझे ज़्यादा उसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं करने होते थे। अगर मैं पॉलिटिकल साइंस करती, वो भी इंग्लिश से, तो मुझे उसमें फुल एफर्ट लगता मेरा, और शायद इन सब चीज़ों के लिए समय नहीं मिलता। तो मैंने सोचा चलो इसका यही एक प्लस पॉइंट होगा। तो मैंने उन पूरे 3 सालों में यही कोशिश की कि हिंदी में मैं कम समय दूँ और अच्छा स्कोर करूँ, और बाकी के समय में मैं अपना बेस क्लियर कर लूँ जीके और इंग्लिश इन सब चीज़ों का, ताकि आगे मुझे काम आए। तो इस उस मकसद से मैंने किया। और तो एक बार हिंदी ऑनर्स में एडमिशन लेने के बाद, आपकी बातों से मुझे लग रहा है आपने फर्स्ट टॉप में एडमिशन ले लिया होगा शायद, मिरांडा में उस टाइम। तो उससे मतलब फर्स्ट टॉप में एडमिशन लेने के बाद फिर कहीं और ट्राई नहीं किया, पॉल साइंस ऑनर्स मिल रहा हो तो किसी और नहीं कॉलेज किया, में? नहीं किया, क्योंकि मिरांडा हाउस कॉलेज में, और जैसा हम लोगों ने सोचा था कि मिरांडा हाउस कॉलेज में, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल साइंस मेन नहीं, और पॉलिटिकल साइंस मैंने, मतलब जो मेरा पॉलिटिकल साइंस था दिमाग में, मुझे पॉलिटिकल साइंस करना है, तो मैंने वहाँ मिरांडा हाउस में जो जीई सब्जेक्ट है ना, जनरल इलेक्टिव होता है, वो मैंने पॉलिटिकल साइंस ले ली थी, वो भी इंग्लिश से। तो मेरा जो वहाँ वाला था, वो मैंने वहाँ उसको कवर कर लिया, और बस उतने में ही सेटिस्फाइड होके मैंने सोचा जितना समय है उतना एक्स्ट्रा पढ़ने में लगाते हैं। तो फिर उस समय पे मैंने फिर जीके वीके अपना वहाँ पर तैयार किया 1-2 सालों के दौरान। तो आपका पूरा हिंदी मीडियम वाला बैकग्राउंड रहा, फिर हिंदी ऑनर्स किया, फिर लॉ फैकल्टी में जो लॉ की पढ़ाई होती है वो तो मेजरली इंग्लिश में ही होती है। तो फिर वो मतलब जो ट्रांजिशन हुआ हिंदी से इंग्लिश का, लॉ मेनली जैसे मैंने कहा इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो प्रॉब्लम आई पढ़ने में, या आप हिंदी में पढ़ते थे लॉ भी, या हिंदी में एग्जाम देते थे, ऐसा कुछ था? नहीं नहीं, इंग्लिश में लॉ मैंने स्टार्टिंग से इंग्लिश में पढ़ना शुरू कर दिया था, और प्रॉब्लम आई, बहुत प्रॉब्लम आई। और मतलब ऐसा था कि फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं हम लोगों के, जो 12th क्लास में होते हैं 6-7, उसमें से बस एक हम लोग का इंग्लिश का होता था, बाकी तो सब हिंदी में होते थे। तो हम लोग की राइटिंग की जो प्रैक्टिस थी, और राइटिंग का जो आइडिया, सब कुछ हिंदी में था। हम लोग के थॉट्स भी हिंदी में होते थे, इंग्लिश का तो कुछ नहीं था, बस इंग्लिश बस एक ही सब्जेक्ट पढ़ते थे, वही जो टेक्स्ट बुक होती थी वो। और फिर यहाँ हिंदी ऑनर्स में आ गए। यहाँ हिंदी ऑनर्स में भी जो 3 सब्जेक्ट होते थे वो हिंदी में होते थे। हाँ, पॉलिटिकल साइंस का इंग्लिश में मैं लिखती थी पेपर। तो क्योंकि मेरे दिमाग में था कि मुझे लॉ, कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि लॉ हिंदी से भी बच्चे करते हैं, बहुत सारे लोग हिंदी से भी होता है, लॉ फैकल्टी में होता है, आप कर सकते हो। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं हिंदी से लॉ कर लूंगी तो जो मेरी ये कमजोरी है, इस पे तो कभी काम कर ही नहीं पाऊंगी मैं, और यही समय है कमजोरी पे काम करने का। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा गिरेंगे मार्क्स के मामले में तो कोई बात नहीं, पर कमजोरी से लड़ लेना चाहिए। तो मैंने डिसाइड कर लिया था ग्रेजुएशन टाइम पे कि मैं लॉ में एंटर करूंगी, और अपना जो मीडियम है वो इंग्लिश ही कर लूंगी, हिंदी नहीं रहने दूंगी, क्योंकि हिंदी में जितना कमांड है वो आगे यूटिलाइज हो जाएगा, पर अब इंग्लिश में करना है। तो इस वजह से मैंने अपना पॉलिटिकल साइंस जो वहाँ किया 2 साल, जनरल इलेक्टिव 2 साल होता है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन में, तो मैंने उसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज ही ऑप्ट की।
ताकि थोड़ा-सा मेरी हैबिट बन जाए, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट की तो हैबिट बनी रहे ताकि वहाँ ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो इसलिए मैंने उसको जबकि टीचर्स ने वहाँ कहा था हम लोगों से, और हमारी क्लास की बहुत सारी लड़कियाँ थी जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस लिया था, पर वो हिंदी में लिखती थी। तो टीचर्स ने बोला था कि इंग्लिश हिंदी में, तो और हिंदी में मटेरियल मिल जाता था, तो वो लोग बोलते जब हिंदी मटेरियल मिल रहा है तो तुम हिंदी में करो। मैंने बोला नहीं नहीं, लेकिन आगे तो इंग्लिश में करना है, तो कब तक इंग्लिश से बचेंगे, जितना मौका मिले उतना लिख लो इंग्लिश। तो फिर इसलिए मैंने पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश में लिखना शुरू कर दिया। थोड़ा थोड़ा आइडिया था कैसे क्या, लेकिन लॉ में तो पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट इंग्लिश में ही लिखने थे पेपर में, और पढ़ना वो अलग, इंग्लिश में ही पढ़ना। और हिंदी में मैंने लॉ फैकल्टी के कुछ टीचर से भी बात की थी, तो मैंने उनसे मतलब मैंने उनसे ओपिनियन ली थी कि आपके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, हिंदी में कंटिन्यू करना चाहिए, इंग्लिश में करना चाहिए। तो टीचर्स ने यही बोला इंग्लिश में कंटिन्यू करो, क्योंकि लॉ के ज़्यादातर जो हम लोग की बुक्स और ये सब कुछ होती है इंग्लिश में ही ईजिली मिल जाती हैं। तो तुम अभी 3 साल तुम्हारे पास है, तुम इस पे काम कर लो, आगे दिक्कत नहीं होगी, वरना आगे चल के कभी ना कभी तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने सोचा चलो 3 साल फिर इसी के लिए दे देते हैं, हो जाएगा। पहले तो ऐसा था कि हम लोग जब टीचर्स के क्योंकि हम लोग को हिंदी में लेक्चर सुनने की आदत थी ना, तो जब टीचर्स इंग्लिश में लेक्चर देते थे, डिलीवर करते थे, तो हम लोग के समझ में नहीं आता था। मतलब ऐसा लगता था कि बहुत ध्यान से सुनना पड़ता था, और लिखना लिखना होता था, फिर उसको फिर जाकर फिर से पढ़ते थे, फिर थोड़ा बुक से पढ़ते थे, तब जाके समझ में आता था। फिर 2-3 महीने में, यानी कि सेकेंड सेमेस्टर से हम लोग को आदत हुई इंग्लिश में लेक्चर सुनने की। और फर्स्ट सेमेस्टर तो मतलब, और फर्स्ट सेमेस्टर में 2-3 क्लासेस लेते थे, और पढ़ा था, नोट्स वोट्स बनाया था। और केसेस जो इंग्लिश में पढ़ते थे उसमें मीनिंग वाली दिक्कत होती थी। मतलब एक होता नहीं, जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं तो एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, भले ही उन शब्दों का हमें अर्थ नहीं पता होता है, लेकिन एक आइडिया लग जाता है कि ये कहना चाहता है ये पैराग्राफ। तो वो चीज़ इंग्लिश में नहीं थी, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा रीड नहीं की थी हम लोगों ने। पर फिर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा रीड करना शुरू किया, न्यूज़पेपर रीड पहले से यूजी से करने लगी थी, इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर रीड, ताकि थोड़ा हैबिट बन जाए। ग्रेजुएशन में आके बुक्स भी रीड करना शुरू की, हम लोग के जो केसमेट होते हैं उनको एक एक दो दो बार रीड करती थी, और मीनिंग वीनिंग देखती थी। तो इस तरह करते करते धीरे 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 आदत बन गई। और फर्स्ट सेमेस्टर का जो फर्स्ट एग्जाम था ज्यूरिस्प्रूडेंस का, उसमें तो बहुत ज़्यादा डर लगा था मुझे, क्योंकि मुझे उसमें वो मेनली और वो थ्योरी पेपर था वो ज्यूरिस्प्रूडेंस। एक तो मुझे इंग्लिश में लिखना था, ऊपर से वो थ्योरी पेपर था। और मैं सोच रही थी पहला पेपर लॉ का नहीं हो सकता था, क्योंकि लॉ में सेक्शन वगैरह याद कर लो, थोड़ा रिलीफ होता है। पर वहाँ तो पूरा थ्योरी में लिखना था। फिर मुझे लगा चलो लिखते हैं, क्या कर सकते हैं। एग्जाम के एक दिन, एग्जाम के प्रिपरेशन के पहले भी मुझे कुछ लोगों ने बोला कि हिंदी में लिख लो जब इतना डर लग रहा है। मैंने बोला नहीं लिखेंगे तो इंग्लिश में, जो होगा देखा जाएगा। मैंने फर्स्ट पेपर इंग्लिश में लिख दिया, उसके बाद डर कम हो गया। फिर 5 पेपर जब कर दिए फर्स्ट सेमेस्टर के, तो डर खत्म ही सा ही हो गया, फिर आदत हो गई, फिर उसके बाद लिखने। मार्क्स याद है क्या फर्स्ट सेमेस्टर थे, ये जो हाँ, पहली बार इंग्लिश में जो पहली बार पेपर लिखे उसका रिजल्ट कैसा रहा? उसका रिजल्ट पूरे सेमेस्टर का सबसे अच्छा रिजल्ट रहा। मतलब थ्रू आउट द एलएलबी जो अभी तक का रिजल्ट आया है, हाँ हाँ। फर्स्ट टाइम। मतलब आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि मतलब हिंदी से इंग्लिश में आना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मेहनत करी जाए तो हो जाता है। मेहनत मतलब करी जाए तो हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी मीडियम से पढ़े हो तो आपको थ्रू आउट द लाइफ ऑफ हिंदी में ही पढ़ना होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही लोगों ने मुझसे यही लोग बोलते थे कि तुमने हिंदी पढ़ी है तो तुम्हें हिंदी में करना चाहिए, कैसे कर पाओगे। मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं है, कभी ना कभी तो पढ़ना पड़ेगा। मतलब अगर एक कोई कमजोरी है तो उसको पूरी लाइफ क्यों लेके चलना, उस पर थोड़ा काम करो, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने सोचा कर लेते हैं, देखते हैं। और वो फर्स्ट सेमेस्टर का सबसे अच्छा रिजल्ट था। और वो जो हम लोग का सेक्शन था, और सेक्शन जो हम लोग के सेक्शन था, सेक्शन ए था, उसमें हाईएस्ट थे मेरे मार्क्स। मुझे लग रहा था कि और फिर ये भी है ना कि जब दिमाग में आपके वो चीज रहती है कि नहीं, सब लोग बोल रहे होते हैं नहीं कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो दिमाग में आ जाता है नहीं, करना है करना है करना है। तो फिर वो एक एनर्जी आती है, मतलब दिमाग, मतलब एक कनेक्ट हो जाते हैं हम उस चीज से। फिर पूरे टाइम दिमाग में वही चलता है, नहीं करना है करना है करना है। और फिर कभी कभी हो भी जाता है वो। तो बस यही था। इट्स सो इंस्पायरिंग टू हियर यू। मतलब आप जिस तरह से बता रहे हैं, जो जो लोग सुन रहे होंगे उन्हें काफ़ी प्रेरणा मिलेगी। वरना काफ़ी लोग डरते हैं कि हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, कॉलेज में जाएंगे वहाँ पता नहीं कितने बड़े बड़े स्कूल के बच्चे आए होंगे, कहाँ कहाँ से पढ़े होंगे, तो उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी होगी।
हमें इंग्लिश समझ ही नहीं आती, बोलना तो दूर की बात है। हाँ, तो वही है। वो लोग समझ पाएँगे और बेहतर। जी। और मुझे यही लगता था, मुझे लगता था कि लॉ फैकल्टी में जितने भी लोग आए हैं सब लोग इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं, सब कितनी अच्छी अच्छी स्कूल से हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल से हैं, और सबने ग्रेजुएशन भी इंग्लिश में किया है। कितना इंग्लिश लिखते हैं ये लोग, कितना इंग्लिश पढ़ते हैं ये लोग। मैं तो अभी जीरो हूँ, तो क्या होगा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मैं तो फेल हो जाऊंगी। फिर मुझे लगता था कि नहीं नहीं, कोशिश करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। फिर धीरे धीरे कर करके फिर एट लास्ट मुझे ये समझ में आया, मतलब इस पूरे एलएलबी के बाद मेरा ये एक्सपीरियंस था कि मैटर ये नहीं करता है कि आप इंग्लिश कितना पढ़े हो, क्योंकि हम लोग एग्जाम, हाँ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि एग्जाम तो हम लोग लॉ का दे रहे हैं। एग्जाम में वहां हम जो इंग्लिश में हम लोगों ने, जो मैंने हिंदी में पोएट्री पढ़ी है, जैसे जिन लोगों ने इंग्लिश में पोएट्री पढ़ी है, इंग्लिश में स्टोरीज पढ़ी है, तो मैंने हिंदी में स्टोरीज और हिंदी में पोएट्री और हिंदी में मैंने उपन्यास वगैरह पढ़े हैं। तो जितना उन्हें इंग्लिश का नॉलेज है उतना मुझे हिंदी का नॉलेज है। लैंग्वेज तो दोनों है ना। तो इसमें खुद को अंडर एस्टिमेट क्यों करना कि उससे इंग्लिश बनती है और मुझसे नहीं बनती है। मुझसे हिंदी बनती है, तुमसे इंग्लिश बनती है, मैं इंग्लिश सीख लूंगी, तुम हिंदी सीख लो। तो ये तब तब नहीं आया था ये दिमाग में, फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं होता था। फर्स्ट सेमेस्टर में यही होता था, सबसे इंग्लिश बनती है, सबसे इंग्लिश बनती है, और हम लोग के दिमाग में बस इंग्लिश ही चलती थी। उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर के बाद बहुत रिलैक्स हो गया। फिर ऐसा लगा कि लैंग्वेज मैटर नहीं करती है, नॉलेज मैटर करता है। और ये चाहे जितना भी हम मुझे जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में थी तो मेरे ब्रदर जो थे वो मुझे बोलते थे कि वो यही सेंटेंस बोलते थे कि तुम लैंग्वेज पे क्यों ध्यान दे रही हो, तुम लॉ पढ़ो ना। मैंने बोला नहीं, लेकिन सबसे तो लैंग्वेज बनती है। वो कोई कितना भी बोल ले, वो खुद को तभी समझ में आता है जब हम उससे होकर गुजरते हैं। तो मैं अभी कितना भी बोल दूंगी, जो सुनने वाले लोग हैं वो उन्हें वो नहीं समझा पाएंगे खुद को, और सब डरेंगे उस फेज में, सब डरेंगे। और जब उससे पार करेंगे, उस नदी को पार करेंगे, डर की उस नदी को, तब जाके फिर उन्हें एहसास होगा कि हाँ, जब आप रीड करने लगते हो, जब जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हो उस पे ध्यान दो, उसको पढ़ो, क्योंकि आपको पेपर में लॉ लिखना है। आपको पेपर में वो नहीं लिखना है जो इंग्लिश आपने पूरे अपनी लाइफ में पढ़ी है। उससे क्या हुआ कि अंडरस्टैंडिंग बन गई है, हाँ आपकी वो इंग्लिश पढ़ने की हैबिट है, तो आप उस केस को आधे 15 मिनट में पढ़ लोगे। और मुझे वो केस पढ़ने में आधे घंटे या उससे भी ज्यादा का समय लगता था, एक केस को पढ़ने में, क्योंकि मेरी हैबिट नहीं थी। तो कोई बात नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर में टाइम दे दो, उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर से तुम भी उन लोग के लेवल पे आ जाओगे। यहाँ आप हिंदी मीडियम से थे, फिर आपने मतलब अपने सेक्शन में टॉप किया, या मतलब काफ़ी अच्छे नंबर आए आपके। और यहाँ मैं था, इंग्लिश मीडियम से पढ़ा था, और फिर मैं बैक भी लेके आया उस पेपर में। अरे वो फर्स्ट सेमेस्टर में ये लॉ फैकल्टी में तो इतना लोग बोलते हैं कि बैक आ जाती है, बहुत बैक आती है, बहुत बैक आती है। पर मैं सोचती थी कि अगर बैक आ गई मुझे लग रहा था कि जब उन लोग की बैक आ जा रही है जो इंग्लिश से पढ़े हुए हैं, तो मेरी तो आनी पक्की है। पर ठीक हुआ सब। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन इससे यही निकल रहा है कि इट्स द नॉलेज दैट मैटर्स। लैंग्वेज तो बस एक मीडियम है, चाहे आप हाँ। हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश में पढ़ो, आप हम्म। नॉलेज कितना ले पा रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उस नॉलेज को कितना अच्छे से वहां एग्जाम में लिख पा रहे हो। और हाँ, मार्क्स लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप टीचर से जुड़ो, जितना हो सके टीचर से जुड़ो। और हम लोग की एज में, हम लोग के इस तरह के उसमें हम लोग टीचर से भागते हैं और सीनियर से जुड़ते हैं। सीनियर से भी जुड़ना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन वहां से मिल पाए लो। लेकिन मैं देखती थी कि ज्यादातर लोग अपने सारे डाउट्स, ज्यादातर डाउट्स, सारे नहीं कह सकते, ज्यादातर डाउट्स सीनियर्स के पास जाते थे। पर मुझे लगता था कि टीचर्स के पास जाना चाहिए, क्योंकि टीचर्स ही तो है जो कॉपी चेक करेंगे हमारी। तो हम ये जान लें कि टीचर्स की क्या थॉट प्रोसेस है, टीचर्स क्या चाहता है उस आंसर में। अगर आप ये पता कर लो तो फिर बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। क्योंकि मेरे पास उस वक्त एक वो था, वीक पॉइंट था, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। तो मैंने सोचा अगर मेरे पास ये वीक पॉइंट है तो एक पॉजिटिव, एक प्लस पॉइंट ले लेती हूँ टीचर से जुड़ के। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि आंसर में क्या लिखना है। तो जितनी भी मुझसे बनेगा, जो भी बनेगा, मैं वो चीज लिख दूंगी जो टीचर्स चाहता है। तो क्या पता मार्क्स बढ़ जाए। तो ये वाली चीज मैंने सोची। कॉलेज में आते हैं तो ऐसा होता है, लोग टूल बनने की कोशिश करते हैं, या ज़्यादा मजे करने मारने की कोशिश करते हैं। तो मतलब बहुत लोगों का ये मानना है कि कॉलेज में आते क्लासेस नहीं लेनी होती, बट यू हैव बीन अ रेगुलर स्टूडेंट। तो आपका क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है कि क्लासेस लेना कितना यूजफुल रहा, क्लासेस लेनी चाहिए, या क्लासेस ना लो तब भी काम चल जाता है?
काम तो चल जाता है कि अगर काम चलाना है तो काम तो चल जाता है, वो तो आपको भी पता है कि किस तरह से हमारे क्लासेस में लगभग वही 30 या 40% बच्चे रेगुलर क्लासेस लेते होंगे और कम ही शायद लॉ फैकल्टी में, पर सब पास हो रहे हैं डुक्की से पढ़ के और बुक से पढ़ के, जहां से भी पढ़ के, और अच्छे मार्क्स भी आते हैं। और बहुत सारे, मैंने तो बहुत मतलब लॉ फैकल्टी में तो मैंने अपनी क्लास में और चीजों में देखा कि कैटेगरी है स्टूडेंट्स की। कुछ स्टूडेंट्स आते हैं सीरियसली लॉ करने, फिर वो क्लास लेते हैं ये सब कुछ। कुछ होते हैं कि उनकी आदत होती है पहले, ऐसा नहीं है कि वो पढ़ने में सही नहीं, अच्छे नहीं होते, वो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं। मतलब हम कुछ भी जज नहीं कर सकते कि वो क्लास नहीं ले रहा है तो वो नहीं पढ़ता है, वो क्लास ले रहा है तो वो पढ़ता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत डाइवर्सिटी है। बहुत सारे लोग देखे मैंने क्लास नहीं लेते हैं लेकिन वो लाइब्रेरी में डेली पढ़ाई करने आते थे। मतलब जब मैं लाइब्रेरी जाती तो वहाँ देखती थी वो लाइब्रेरी में पढ़ रहे होते थे। और कुछ होते थे क्लास में पढ़ते थे, लाइब्रेरी में पढ़ते थे। कुछ होते थे सिर्फ क्लास में पढ़ते थे, घर जाके पढ़ते थे। और कुछ जिन्हें पॉलिटिक्स में जाना होता था, मतलब उनका होता था कि इसमें ज़्यादा नहीं है, तो वो अपना उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते थे, वहाँ इन्वॉल्व होते थे, इलेक्शन और इन सब चीज़ों में। कुछ होते थे जो देखे मैंने जो हर चीज़ मैनेज करते थे, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करिकुलर भी मैनेज करते थे, क्लास भी मैनेज करते थे, डेली केसेस भी पढ़ते थे, डेली का मैनेज करके रखते थे। तो को कुछ भी फिक्स नहीं है, बहुत डाइवर्सिटी है। हर इंसान को आपको घुस के जाकर देखना पड़ेगा कि कौन कैसा है, कौन क्या चाहता है, कौन कैसा सोचता है, उस हिसाब से। तो मेरा तो यही अनुभव था। लेकिन हाँ, क्लासेस लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, उस पर मैं कहूँगी कि जितना हो सके क्लासेस लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस लो, क्योंकि टीचर्स के पास बहुत सारा नॉलेज है और इन 3 सालों में हम जितना ले लें उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि उसके बाद तो हमें खुद से ही पढ़ना है 3 साल के बाद, फिर क्या है। तो 3 साल क्लास जाना चाहिए, क्लासेस लेना चाहिए। रेगुलर क्लासेस लेने में क्या होता है ना कि हमें ये पता चलता है कि टीचर्स मतलब एक एक अलग सा एक्सपीरियंस होता है क्लास लेने का। हमें मतलब टीचर से हम कनेक्ट हो जाते हैं, वह जब हम टीचर्स को बैठ के सुनते हैं तो उस टीचर से कनेक्ट होते हैं, उस टीचर्स की और हमारी फ्रिक्वेंसी कनेक्ट हो जाती है। हम ये सोचने लगते हैं कि टीचर्स क्या सोच रहा है, टीचर्स किस तरह से पढ़ाता है हमें। तो एक मतलब मुझे तो क्लासेस लेना बहुत इसलिए क्लासेस लेना नहीं कि क्लासेस में पढ़ना होता है ये, पर जैसे लोगों को एक्स्ट्रा करिकुलर करने में मजा आता है, जाते थे लोग और कुछ भी उनका अपना अलग होता, तो मुझे क्लासेस लेने में मजा आता था, क्योंकि टीचर की और अपनी फ्रिक्वेंसी जब कनेक्ट होने लगती है तो बहुत मतलब अलग सा वो अनुभव होता है। तो उसके लिए हम लोग क्लासेस रेगुलर लेते रह गए।